अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। सो रविंद्र जी, शुड आई स्टार्ट माय सेशन? ठीक है, मैं Yes, अपने yes, सेशन yes, को फिर yes. ओके ओके सर, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। सो आज हम जिस टॉपिक पे जुड़े हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारी जिंदगी में डेटा साइंस की क्या भूमिका है, किस तरीके से डेटा साइंस हमें हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो हम जानेंगे ये सारी चीजें अपने फर्दर सेशंस में। सबसे पहले ये जानने से पहले कि किस तरीके से डेटा साइंस हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, मैं चाहूंगी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना कि एक्चुअली डेटा साइंस है क्या। डेटा साइंस एक प्रोसेस है जिसमें हम बड़ी मात्रा में अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। उस प्रक्रिया में हम अपने डेटा को क्लीन करते हैं और उसमें कुछ मॉडल और टेक्निक्स को अप्लाई करके उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें मॉडल के थ्रू हम हो सकता है फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सके, किसी चीजों की बारे में फोरकास्ट कर सके, और या हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। डेटा साइंस अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स प्लस यूज ऑफ कंप्यूटर इन अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट्स, या उस कॉन्सेप्ट को उपयोग में लाना कंप्यूटर की मदद से, उसके साथ साथ अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने सोच का प्रयोग करके उससे एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन को एक्सट्रैक्ट करना ही डेटा साइंस है। डेटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ उसके चरण हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है डेटा को इकट्ठा करना। छोटे छोटे सर्वे करा सकते हैं, कुछ कुछ IoT डिवाइस होती हैं, उससे भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो एक बार जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया तो डेटा में बहुत तरह की त्रुटियां हो सकती हैं। हो सकता है कुछ डेटा गलत फीड किया गया हो सकता है कुछ डेटा इनकम्प्लीट हो, कभी कभी होता है कुछ डेटा जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, कभी कभी डेटा जो होता है वो हमारा जो होता है इनकम्प्लीट होता है। तो उन सारे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग। उस प्रोसेस से हम अपने डेटा को क्लीन करते हैं, और जब एक बार हमारा डेटा क्लीन हो जाता है तो फिर फर्दर हम जाते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने। डेटा एनालाइज करना मतलब डेटा का विश्लेषण करना। डेटा को विश्लेषण करने के लिए हमारे पास जो है बहुत तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ हम डेटा को विजुअलाइज भी करते हैं। विजुअलाइज का मतलब क्या हो गया, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, जिसमें डेटा को नंबर्स के फॉर्म में ना देख के एक चार्ट के फॉर्म में देखना, जिससे हमें चीजें जो है डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट आई से देखने में पता चल रहा है। जैसे हो सकता है कि हमें देखना है कि जैसे बाराबंकी क्षेत्र में हमें देखना है कि कितने प्रतिशत लोग जो है हर साल जो है स्कूल जाने के लिए उनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो वो अगर हम नंबर्स में देखें तो वो हमें एक बार हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम ग्राफ के थ्रू या विजुअलाइज करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हर साल दर साल जो है ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। उसके थ्रू आपको जो बार्स होंगे वो इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। जो लोग पिछली क्लास में जुड़े थे उन्होंने देखा होगा कि देवेंद्र जी ने आपको ग्राफ भी प्रेजेंट किया था, जिसमें आपको विजुअलाइजेशन के बारे में अच्छे से बताया गया था। अगर कोई जो है जिन्होंने ये क्लास नहीं अटेंड की है तो वो हमारे प्रीवियस मास्टर क्लास में भी जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर जैसा कि हमने बताया कि जब हमारे पास डेटा विजुअलाइज कर लेते हैं और डेटा को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद उससे जो है हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक करेक्ट डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है हमारा डेटा साइंस करने की प्रक्रिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को आपके साथ साझा करेंगे जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हैं, पर आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि क्या इसमें भी डेटा साइंस यूज होता है। तो आइए देखते हैं उन कुछ एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ वो है यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। अब क्या आपने कभी सोचा था कि डेटा साइंस का यूज होता है
हमारे यूट्यूब पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूट्यूब चलाते हैं, तो आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया होगा कि डेटा साइंस का बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह की वीडियोज़ आपको दिखाई जाती हैं उसको दिखाने में। सो आइए जानते हैं कैसे? आप सभी लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, सो उस स्मार्टफ़ोन में कुछ ऐसे ऐप हैं जो हर एक दूसरा इंसान यूज़ करता है, उनमें से एक चीज़ है यूट्यूब। सो जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं, आपको कुछ वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको यही वीडियोज़ क्यों दिखाई जा रही हैं? नहीं, तो इसके पीछे काम करता है हमारा डेटा साइंस, इसके पीछे होती है मशीन लर्निंग, इसके पीछे काम करता है रिकमेंडेशन सिस्टम और बहुत सारे अ, मशीन लर्निंग और एआई इंजीनियर्स की मेहनत। अब इसके लिए जैसे डेटा साइंस का हमने अभी देखा था अपनी पिछली स्लाइड में कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं डेटा साइंस को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो होता है हम डेटा इकट्ठा करते हैं। अब यूट्यूब के केस में अगर हम बात करें तो डेटा क्या हो सकता है हमारा? डेटा हो सकता है कि जो यूज़र है उसने क्या देखा, दैट इज़ यूज़र की वॉच हिस्ट्री। यूज़र जो है उसने क्या सर्च किया? वो हो गया डेटा। दूसरा दिखाई गई वीडियोज़ जो वीडियोज़ आपको सजेस्ट की गई है, उस वीडियोज़ को आपने कितने टाइम तक देखा। वो वीडियोज़ जो आपको पसंद आई तो उसमें आपने लाइक किया, कमेंट किया। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप वॉच हिस्ट्री में रख देते हैं कि आप इसको बाद में देखेंगे। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो यूट्यूब के लिए ये सारा जो है ये एक डेटा का काम करता है। अब हमारे पास डेटा आ गया। दूसरा काम होता है डेटा को क्लीन करना, दैट इज़ डेटा को साफ करना। तो हमारे पास जो भी डेटा होती है उसको हम डेटा को क्लीन करते हैं और जैसे ही हमारे पास क्लीन डेटा आ जाता है, उस पे हम बहुत सारे मॉडल्स लगाते हैं। कुछ मॉडल हमने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क, कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में और फर्दर डिस्कस करेंगे और इलैबोरेटिव तरीके से डिस्कस करेंगे। मॉडल के साथ-साथ फीचर्स इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट भी लगाई जाती है इसमें, जिसमें यूज़र की पसंद और नापसंद को समझा जाता है। उसके रुझान को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके रुझान को निकाला जाता है और उन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक डेटा निकल के आता है या एक हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जो कि होता है कि यूज़र को किस तरह की वीडियोज़ देखनी है। उस वीडियोज़ के हिसाब से यूट्यूब हमें रिकमेंड करता है या हमें जो है रिलेटेड वीडियोज़ सजेस्ट करता है। ठीक है? अब जो है जैसे एग्ज़ाम्पल एक मैं लूँगी इससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए आपका मन है शाहरुख खान की कोई मूवी देखने का या शाहरुख खान की किसी मूवी का एक सीन देखने का। तो आपने क्या किया आप यूट्यूब पे गए आपने टाइप किया शाहरुख खान मूवी सीन्स। तो अब यूट्यूब क्या करेगा? यूट्यूब के पास ये एज़ अ डेटा आ जाएगा। अब यूट्यूब क्या करेगा? यूट्यूब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को सर्च करेगा, अपने रिकमेंडेशन इंजन पे काम करेगा और आपको जो होगी शाहरुख खान की हो सकता है जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हों, वो दिखा दे या शाहरुख खान की जो करंट की या लेटेस्ट की मूवीज़ हैं, वो सजेस्ट कर दे। एक चीज़ ये हो सकता है, वो आपको मूवीज़ सजेस्ट कर देगा। जैसे हो गई डीडीएलजे, ब्लॉकबस्टर मूवी, जैसे हो गई कभी खुशी कभी गम। ये सारी मूवीज़ जो हैं ये आपको यूट्यूब सजेस्ट करेगा। इसके साथ-साथ यूट्यूब क्या होता है वो पहले से जो डेटा आपने यूट्यूब को दिया हुआ है उसको भी यूज़ करता है प्लस आपने जो अभी करंट डेटा यूट्यूब को दिया उन दोनों का ही कोलैबोरेशन करता है और उसके बेसिस पे आपको नई चीज़ें सजेस्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप लोग गाने के शौकीन हैं, आपको सॉन्ग्स सुनना पसंद है, आपने पहले कभी गाने सुने हैं, ठीक है? और अभी आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी यूट्यूब को? शाहरुख खान। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को वो फीड करेगा अपने अंदर, उसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग करेगा, उसके अंदर मॉडलिंग करेगा और आपको सजेस्ट करेगा शाहरुख खान की रोमांटिक मूवी की प्लेलिस्ट। ये हो गया। और क्या हो सकता है? मेबी आप जो यूज़र है उसको इंटरव्यूज़ देखना पसंद है, उसने पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं, तो यूट्यूब के पास ऑलरेडी एक डेटा फीड है कि ये पर्सन जो है उसको इंटरव्यूज़ देखना पसंद है। उसके साथ-साथ अभी उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपको शाहरुख खान से रिलेटेड चीज़ें चाहिए। तो उसने उन दोनों इन्फॉर्मेशन को कोलैट किया और आपको जो है शाहरुख खान का इंटरव्यू दिखाया। सो इस तरीके से यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम
काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडलिंग। अब जो है ये तो हो गई कि कैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। लेकिन यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम काम करने के लिए या जो हम मॉडल जो हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या जो हम डेटा क्लीन कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनमें काम करते होंगे। तो हाँ, उनके लिए जो लोग काम करते हैं वो हो सकते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, वो हो सकते हैं डेटा एनालिस्ट, वो हो सकते हैं एआई इंजीनियर्स, और वो हो सकते हैं डेटा साइंटिस्ट। ये हो गए कुछ पदनाम या कुछ ऐसे लोग जो डेटा यूट्यूब की कंपनी में काम करते हैं। उनका क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है यूजर्स के बिहेवियर को समझना, यूजर्स के व्यवहार को समझना। जो यूजर्स का पहले से हमारे पास डेटा है, उस डेटा पे एल्गोरिदम लगाना, उस डेटा पे मॉडलिंग करना, और उससे रिलेटेड हमें जो है पर्सनलाइज वीडियो सजेस्ट करना। तो ये हो गए हमारे कुछ जो है कि वर्क्स जो ये पर्टिकुलर इंजीनियर्स या पर्टिकुलर डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट जिस पे काम करते हैं। अब जो हो गए जो लोग इन पे यहाँ काम करते हैं, उनके बारे में, उनके कुछ प्रोफाइल्स के बारे में हमने यहाँ मेंशन किया है। उसके साथ साथ हमने उनके अनुभवों के अनुसार अनुभव के साथ साथ उनकी सैलरी के बारे में भी मेंशन किया है। जैसे अगर हम बात करें एमएल इंजीनियर की, अगर कोई एमएल इंजीनियर जो यूट्यूब की कंपनी में काम करता है, उसका जो अनुभव है वो 3 से 5 साल है। तो 3 से 5 साल के लोगों को जो अनुमानित सैलरी दी जाती है वो है 20 से 40 लाख रुपए। ऐसे हो गया जूनियर डेटा साइंटिस्ट जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको जो सैलरी अनुमानित सैलरी मिल सकती है वो, या एक्सपेक्टेड सैलरी मिल सकती है वो हो सकती है 10 से 12 या 18 लाख रुपए। ऐसे ही मान लीजिए कोई डेटा इंजीनियर है जिसको बहुत ज्यादा अनुभव है, 6 साल से ऊपर का अनुभव है, तो उसको जो सैलरी मिलती है वो कितनी हो सकती है? 30 लाख से 1 करोड़ तक वेरी कर सकती है। तो ये सैलरी जो होती है वो स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिफाइन होती है। अब जो है हमने जैसे देखा कि यूट्यूब जो है वो कैसे काम करता है, या यूट्यूब के पीछे जो साइंस लगती है वो क्या है? वो है उसका रिकमेंडेशन सिस्टम। और उसके साथ साथ मेहनत होती है बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, जो इन रिकमेंडेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर डेटा। डेटा की यूजर का जो डेटा है उसके बेसिस पे वो अपडेट करते रहते हैं मॉडल को, और नई नई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो अरबों खरबों यूजर्स को सही वीडियो तक पहुंचाते हैं। चाहे वो वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो, चाहे वो न्यूज से हो, हर तरह की वीडियो वो अपने यूजर्स को सजेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी। अब जो है मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगी, और ये भी एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है जो कि आप इससे काफी कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग में भी जो उसकी रीढ़ है वो क्या है? उसका रिकमेंडेशन सिस्टम और डेटा साइंस की ताकत जो इन चीजों को चला रही है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से डेटा साइंस ने और उसके साथ साथ और भी जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो मदद करती है हमें अपने खरीदारी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने रिलेटेड आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में, और उसके साथ साथ अपनी परचेजिंग को सक्सेसफुल बनाने में। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी काम करेगा। सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो इसके लिए हम समझते हैं क्या डेटा होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा डेटा होगा वो होगी किस तरह की सर्च हमने की हुई है, हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारे खरीदे गए पहले के प्रोडक्ट्स, किस तरह के प्रोडक्ट्स को हम जाके क्लिक कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपने फेवरेट्स में डाल रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर रहे हैं। ये सारा जो है ये हमारा काम करता है डेटा। अब इन डेटा की हमें
प्रोसेसिंग करनी होगी। तो डेटा प्रोसेसिंग से हमारा क्या मतलब है? डेटा प्रोसेसिंग से हमारा मतलब है डेटा की क्लीनिंग करना, डेटा की रैंगलिंग करना, उसके साथ-साथ कस्टमर प्रोफाइलिंग करना कि कौन से कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, किस तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो खरीदता है, किस प्राइस में खरीदता है, किस ड्यूरेशन में खरीदता है। कभी-कभी ऐसा होता है कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो स्पेशल ओकेजन में खरीदते हैं। हो सकता है अपने बर्थडे पे खरीदते हों, हो सकता है कि किसी तीज त्योहार पे खरीदते हो, तो उसको हम कहते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। उसके साथ-साथ जो है अब हमारे पास डेटा आ गया, डेटा की क्लीनिंग हो गई, डेटा की प्रोफाइलिंग हो गई। अब इस पे जो हमें होगा वो करना होगा मॉडलिंग। तो इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए जो हमारे पास मॉडलिंग अवेलेबल है वो है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, उसके साथ साथ जो है फीचर्स इंजीनियरिंग की भी कॉन्सेप्ट इसके साथ अप्लाई होती है, जो कि यूजर की पसंद नापसंद को आइडेंटिफाई करता है, उसकी बजट सीमा को देखता है, उसके साथ साथ उसकी ब्रांड की प्राथमिकता को भी देखता है और उन सब की बेसिस पे जो है हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं या पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए आपने एक स्मार्टफ़ोन लिया है। आपने एक स्मार्टफ़ोन खरीदा और उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपको उससे रिलेटेड एक कवर खरीदना है। तो आप गए अपने फ़ोन में, आपने टाइप किया पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कोई भी फ़ोन आपने ले लिया, एप्पल ले लिया या कोई भी फ़ोन आपने मेंशन किया एप्पल स्मार्टफ़ोन कवर, ठीक है? और उसके उससे रिलेटेड आपको कुछ कवर दिखाए गए, आपने उसको ब्राउज़ किया, उसको सिलेक्ट किया, तो अब जो है अब जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उसके पास आपका डेटा आ गया। अब वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अपने डेटा को यूज़ करके उस पे रिकमेंडेशन सिस्टम लगा के उस पे अ, मॉडलिंग अप्लाई करके स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग या एनालिटिकल मॉडलिंग जो भी मॉडल होता है उसको अप्लाई करेगा और उसके बेसिस पे आपको से रिलेटेड आपके फोन मॉडल से रिलेटेड आपको कवर सजेस्ट करेगा। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको और अन्य चीजें दिखाई जाएं, हो सकता है आपको ईयरफोन दिखा दे, वो हो सकता है आपको चार्जर दिखा दे। सो ये सारा जो है ये रिकमेंडेशन सिस्टम के बेसिस पे ही काम करता है और वो अपने यूजर्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सजेशंस देता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे मैंने ये बात किया कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है अपने करोड़ों ग्राहक को पर्सनल सजेशंस देता है और इसके पीछे जो काम करती है वो सेम मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और रिकमेंडेशन इंजीनियर्स की मदद से ये सारी चीजें संभव हो पाती है। अब हम सबसे ये एग्जाम्पल मैंने बहुत सोच समझ के लिया है क्योंकि आप सभी लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से रिलेट करते होंगे खुद को, या तो वो खुद इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, या तो उनके रिलेटिव्स हो गए, या तो उनके फैमिली वाले हो गए, वो इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि कैसे डेटा साइंस जो है वो एक किसान की मदद कर सकता है, कैसे वो उसकी उपज को बढ़ा सकता है, कैसे वो कम लागत में उसकी फसल को बेहतर बना सकता है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले जैसे आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, तो इस पिक्चर्स में आपको यह पता चल रहा होगा कि कैसे खेती की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर का। तो पहले जो हम एग्रीकल्चर करते थे उसमें जो है किसान अपनी सारी चीजों चाहे वो खेत की जुताई हो गई, चाहे उसको बीज डालना हो या कोई भी प्रक्रिया हो गया, वो अपने से खुद से करता था। तो उस एरा को हम जो बोलते हैं वो बहुत ही पुराना एरा था जिस टाइम पे इस तरह की एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, हमें अपनी तकनीक में या अपनी टेक्निक्स में चेंज लाने की जरूरत समझ में आई। तो हमने क्या किया, हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ मशीनरीज का इन्वॉल्वमेंट किया अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे हमारी जो उपज है वो और बढ़ सके और जो है हमारी इनकम भी जो है इंक्रीज कर सके। सो हमने फिर मशीन की मदद लेनी शुरू की, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक एरा। उसके बाद क्या आया, जैसे जैसे चीजें और बढ़ती गई, देश की आबादी और बढ़ती गई, हमने देखा एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या चेंजेस आए, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने
बहुत सारे लेवल पे चेंजेस किए, जो कि अपने सीड को जेनेटिकली मॉडिफाई करना, अपने वेज जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर कर रहे थे उसको चेंज करना। उसमें क्या हो सकता है, अपनी मिट्टी को अच्छे तरीके से समझना, मिट्टी की व्यवस्थाओं को अच्छे से समझना कि मिट्टी में किस तरह के पौष्टिक तत्व की कमी है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी और कितने लेवल पे सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, ये सब हमने आइडेंटिफाई किया और इसको जो है हमने अपनी खेती में उपयोग किया, जिसको हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें अपने देश क्या विदेश की आबादी की बात करें, तो हमारी कुछ जनसंख्या जो हो गई है वो 8.6 बिलियन के आसपास हो गई है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये बढ़ के 9.5 से लेके 9.7 बिलियन के आसपास हो जाएगी। तो इस चीज को, इस इतने पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमें अपने एग्रीकल्चर में बहुत सारी चेंजेस लाने की जरूरत है, बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो डबल हो सके और लोगों की नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके। तो अब हम सबसे पहले, जैसे हमने जाना अपनी पुराने दो एग्जाम्पल्स में, जो हमारे पास सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है डेटा इकट्ठा करना। तो खेत से रिलेटेड क्या डेटा हमारा हो सकता है? मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी मिट्टी, हमारे मिट्टी का प्रकार, उसके उसमें मिट्टी की नमी, उसके उसमें प्रेजेंट पौष्टिक तत्व, मिट्टी की पीएच लेवल, मिट्टी की गुणवत्ता, उसके साथ साथ मौसम के पैटर्न, उसके साथ साथ कौन सी फसल उगाई गई है इस पर्टिकुलर लैंड पे, कौन से फर्टिलाइजर, कौन से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया गया है, दैट इज अवरक एंड कीटनाशक का, किस तरह के कीटनाशक और अवरक का इस्तेमाल किया गया है, और किन दामों पे अपने उगाए गए अनाजों को बेचा गया है, ये हमारा डेटा है। इन डेटा पे फिर हम फर्दर डेटा की क्लीनिंग के साथ साथ अपने डेटा की एनालिसिस लगाएंगे, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल मॉडल को अप्लाई करेंगे, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उसके बेसिस पे हम फर्दर डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हमारी कृषि की उपज है वो बढ़ सके, उसके साथ साथ हमारा जो इनकम है वो डबल और ट्रिपल हो सके। ठीक है, तो जैसे हमने अपनी मॉडलिंग लगाया, अपना मॉडल लगाया, उस मॉडल के बेसिस पे हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई हुई, जैसे मृदा और मौसम। तो उससे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमें किस समय पे किस फसल का चयन करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें निर्धारित करना होगा कि हमारी बुआई और कटाई का क्या समय है। अभी जो फॉलो, अगर हम जनरल देखें, जो फॉलो किया जाता है वो एक ट्रेडिशनल वे लोग फॉलो करते हैं कि ठीक है ये फसल है तो ये अगर 2 महीने, सब लोग इसको 2 महीने रख रहे हैं तो हम भी इसको 2 महीने रखें। ऐसा नहीं है कि जिस फसल को हम 2 महीने रख रहे हैं हो सकता है उसकी जरूरत 2 महीने की ही हो सकता है कि हम उसको पहले भी उसकी कटाई कर सके, पहले भी उसको सही दाम पे अपने मार्केट में ला सके, जिससे हमें सही कीमत मिल जाए। या हो सकता है जैसे गन्ने की खेती, तो जरूरी नहीं है गन्ने की खेती हम एक जो भी निर्धारित समय है, मान लीजिए 12 महीने या 18 महीने, जरूरी नहीं है कि हम उतने टाइम तक ही उसको अपने खेत में रखें। हो सकता है कि हम कुछ ऐसी मशीन का यूज करें जो कि हमें आइडेंटिफाई करके दे दे कि हमारा, जैसे गन्ने का क्या है, गन्ने में जितनी मात्रा सुक्रोज की अच्छी होती है उतनी ही अच्छी मात्रा में हम चीनी निकाल सकते हैं या उसके अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो हो सकता है हमने एक मशीन ऐसी लगा दी जिससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो है सुक्रोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उस टाइम पे उसको कट कर लिया। तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि गन्ने का जो ये लेवल होता है वो 12 से 20 दिन के अंदर तक, 20 दिन ही होता है कि जिसमें मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हमने उस टाइम पे अपने गन्ने की खेती की कटाई कर ली और उसको बाजार में बेच दिया
तो उस समय जो हमें उससे निकलने वाले जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो ये सारी जो है तकनीक में हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें ट्रेडिशनल मेथड को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा साइंस की मदद से, एआई की मदद से। उसके साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं? रोगों की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किस तरह के हो सकता है, किस तरह के रोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में हो सकते हैं। इससे रिलेटेड हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकें। इस तरीके से हम अपने फील्ड को प्रिपेयर कर सकें कि हम इन रोगों से बच सकें और अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड को बढ़ा सकें। उसके साथ-साथ हम क्या चीज़ें जो हैं हमें आइडेंटिफ़ाई हो सकती हैं, वो है प्रेडिक्टिव मॉडल्स। तो ऐसे मॉडल निकल के आए हमारे जो डेटा है उससे जिससे हम वर्षा का पूर्ण अनुमान लगा सकें कि हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि किस समय जो है बारिश आने वाली है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान जो है वो ट्रेडिशनल जैसे माना जाता है कि इस समय बारिश होगी। उसने बारिश का इंतज़ार किया और इस समय बारिश नहीं हुई। उसने जो है जनरल ट्रेडिशनल मेथड से मान लीजिए ट्यूबवेल से या पावर किसी तरह की पावर सप्लाई से उसने इरिगेशन करवा दिया अपने फील्ड में और उसके कुछ दिन बाद ही बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए या जितनी इरिगेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा इरिगेशन हो गई है, उससे ज़्यादा पानी का यूज़ हो गया है, तो उससे हो सकता है हमारा क्रॉप जो है वो सड़ जाए। ये एक चीज़ हो गया है कि अगर हम वर्षा का पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं तो इससे हम इस नुकसान से बच सकते हैं। उसके साथ-साथ हम अगर कीट कीट का प्रकोप की भविष्यवाणी कर सकें कि हो सकता है इस एरिया में इस तरह के कीट जो हैं वो पैदा होते होते हैं। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफ़ाई करके जो भी रिलेटेड इंसेक्टिसाइड्स होंगे, जो भी कीटनाशक होंगे, उनका छिड़काव पहले से ही कर दें, जिससे हमारी खेती बर्बाद ना हो। उसके साथ-साथ क्या हो सकता है, हम सिंचाई की अनुसूची का सुझाव दे सकते हैं। तो इससे क्या मतलब है मेरा, इससे मतलब है कि जैसे अभी हम क्या करते हैं कि अपनी पानी लगा देते हैं और पूरे खेत में एक तरह का इरिगेशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर पौधों को एक तरह के पानी की आवश्यकता हो सकता है कुछ पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे हों या कुछ पौधे ऐसे हों जिनमें पानी जो है जिसमें पानी की ज़रूरत ही ना हो या कुछ पौधे ऐसे हों जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत हो। तो उस केस में हम सिंचाई की अनुसूची निकाल सकते हैं कि हाँ, इस एरिया में ज़्यादा इरिगेशन करना चाहिए, इस एरिया में ज़्यादा हमें सिंचाई करनी चाहिए, उस हिसाब से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करके हम इन चीज़ों के बारे में आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो अभी जो चीज़ें बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है फार्मिंग में, वो है प्रिसिशन फार्मिंग। सो प्रिसिशन फार्मिंग में क्या होता है, हम सैटेलाइट इमेजेस निकालते हैं और एआई से खेती की निगरानी करते हैं। तो जैसे अगर कोई किसान है, उसकी बहुत बड़ी एरिया में एग्रीकल्चर है उसका, तो वो हर अपने हर पौधों को एक तरीके से निगरानी नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या करेगा, अगर वो मान लीजिए एआई की यूज़ कर लेता है, एआई उसको सैटेलाइट इमेज मतलब पूरे खेत की इमेज एक साथ निकाल के दे देगा, उसके साथ-साथ वो आइडेंटिफ़ाई भी कर देगा कि इस एरिया के जो आपके क्रॉप्स हैं वो बेटर कंडीशन में हैं, इस एरिया के क्रॉप्स जो हैं वो बेटर कंडीशन में नहीं हैं। इस एरिया में आपको अवरक डालने की ज़रूरत है, इस एरिया में आपको अवरक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बता देगा साथ-साथ में कि कौन से आपके पौधे अस्वस्थ हैं, तो अगर हमें ये पता चल जाए सही समय पे कि हमारे कौन से पौधे अस्वस्थ हैं, तो हम उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उनको सही पेस्टिसाइड्स या सही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जो कि हमें उसे दे के उस पौधों को बचा सकते हैं। उसके साथ-साथ ये भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, ये पौधे जो हैं, ये आस-पास के पौधों को खराब कर सकते हैं, तो हम में रह के उनको निकाल के फेंक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कैसे कर सकते हैं, प्रिसिजन फार्मिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। उसके साथ-साथ क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मार्केट इंटेलिजेंस। सो किसान के साथ क्या होता है, वो जो है अपनी फसल को तो सही समय, लेकिन उसको पता नहीं होता है किस समय और कहाँ इसको बेचना है। सो मार्केट इंटेलिजेंस या बाजार बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस एरिया में किस फसल की डिमांड हो सकती है। सो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, हो सकता है उत्तर प्रदेश के इस एरिया में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उस हिसाब से हमने अपने क्रॉप लगाए और उसको अच्छे दामों पर
बेचा। उसके साथ-साथ हमें ये भी निर्धारित करना होगा कि हमें अपने क्रॉप्स को, अपने यील्ड को कब और कहाँ बेचना है, जिससे हमें उसकी मुँह-माँगी कीमत और अच्छी कीमत मिल सके। उसके साथ-साथ हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मीडिएटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसानों से सस्ते दाम में सामान खरीद लेते हैं और एंड यूज़र को वो अच्छे दामों में बेचते हैं। तो हो सकता है कि एआई से हम ये भी आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि हमारा जो है एंड यूज़र कहाँ मिलेगा और उसको जाके हम डायरेक्टली अपना क्रॉप सेल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मार्केट इंटेलिजेंस के हेल्प से कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो है बहुत सारी जो है बीमा और वित्तीय योजना भी निकाली जाती है सरकार के द्वारा, जिसका भी हम लाभ ले सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई एरिया जो है वो उसमें सूखा पड़ता है या कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्लड आने की संभावना है। तो अगर हम मौसम जोखिम का अनुमान लगा लें और उसके बेसिस पे जो सरकार की दी गई या निकाली गई बीमा है या ऋण योजना है, उसको पहचान कर हम अपने आप को उसमें सम्मिलित कर लें या अपने आप को उसमें एनरोल कर लें, तो वो भी हमारी खेती को और बचा सकती है और हमें नुकसान से बचा सकती है। उसके साथ-साथ जो है बहुत सारी सरकारी योजनाएँ भी होती हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी सब्सिडी निकाली जाती है, तो हम डेटा साइंस के हेल्प से, मशीन लर्निंग के हेल्प से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि हमारे एरिया में सरकार ने किस तरह की सब्सिडी या किस तरह की योजनाएँ निकाली हैं, जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं और उसका अधिकतम उपयोग करके डेटा साइंस की मदद से अपनी फसलों को और अपनी आमदनी को अच्छा कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? जो हम अगर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या एआई मॉडल ये सारी चीज़ों का हेल्प लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे सबसे पहले जो हमें मिलेगा स्मार्ट फसल का चयन हम कर सकते हैं। तो अगर हमने स्मार्ट फसल उगाई है, स्मार्ट फसल लगाया है, उस एरिया में किस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन सबको आइडेंटिफ़ाई करके वो क्रॉप लगाया है, ना कि ट्रेडिशनल मेथड फ़ॉलो किया है या ना कि अपने रिश्तेदार या अपने आस-पास के संबंधियों को देख के वो क्रॉप लगाई है, उसके अगेंस्ट हमने वो फसल लगाई है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो हम बेहतर दाम पे अपने क्रॉप को बेच सकते हैं और उससे मुँह-माँगी कीमत ले सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये सारी डिवाइसेज़ जो होती हैं वो हमें आइडेंटिफ़ाई करके देती हैं कि किस एरिया में कितनी कीटनाशक की ज़रूरत है, किस एरिया में अवरक की ज़रूरत है भी कि नहीं है। इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे हमने ट्रेडिशनल मेथड फ़ॉलो किया या जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, हम 1 बोरा मान लीजिए 1 बोरा वो खाद लाए और हमने अपने सारी खेत में डाल दिया। उससे क्या हुआ, हमारे लागत भी लगी और हमारे खेत भी खराब हुए क्योंकि हमें पता है कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ करेंगे, उससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में भी असर आता है। उसके साथ-साथ क्या हो सकता है, उसके साथ-साथ हो सकता है हमारी क्रॉप्स भी खराब हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम इन सारी सही डिसीज़न ये डिसीज़न ले लें, तो हम अपनी लागत में भी कटौती कर सकते हैं और अगर हमने अपनी लागत में कटौती की है, इसका मतलब है हम अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं। उसके साथ-साथ समय पर बिक्री अगर हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि किस टाइम पे और हमें किन लोगों को अपने क्रॉप को बेचना है, तो अगर हमने ये कर लिया, तो हमारी लाभ में भी वृद्धि होगी। सो इससे हमारी जो है आय जो है इन चीज़ों से दुगनी हो सकती है। अब ये तो हमने जाना कि कैसे डेटा साइंस की मदद से हम अपनी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसी भी हमारे पास जॉब प्रोफाइल्स हैं या कुछ ऐसे भी रोज़गार हैं जिसमें हम अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जैसे है एग्रीकल्चर डेटा साइंटिस्ट या हम इन पदों पर अपने आप को नियुक्त करा सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल प्रिसिशन एग्रीकल्चर एनालिस्ट जो प्रिसाइज्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। इसके थ्रू अगर मान लो कोई किसान है तो वो 2 तरीके से लाभ उठा सकता है। एक तो वो अपने परिवार की मदद कर सकता है, दूसरे उसके साथ-साथ वो जो है इस पर्टिकुलर रोजगार का पार्ट बन के एक अच्छी इनकम भी अर्न कर सकता है। उसके साथ-साथ जीआई एनालिस्ट हो गया, एमएल इंजीनियर हो गए और आईओटी सिस्टम इंजीनियर्स हो गए। सो ये सारे जो है रोजगार के अवसर हैं कृषि के क्षेत्र में। अब कुछ कंपनियां जो हैं जो इनमें रुचि ले रही हैं और जिन्होंने अपना पैर जमाया हुआ है एग्रीकल्चर के फील्ड में,
यूजिंग डेटा साइंस। सो भारत की जो कुछ कंपनी है उनमें से एक है क्रॉपिन, दिहात, एगनेक्स्ट और निंजा कार्ड। यहाँ पे मैंने कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इनके साथ कुछ उभरती छोटी कंपनियां भी हैं जो इन चीजों में अपने हाथ आजमा रही हैं और हमें लाभान्वित करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ कुछ वैश्विक कंपनियां हैं जैसे जॉन डीर, बेयर, आईबीएम वेदर और माइक्रोसॉफ्ट फार्म बीट्स। सो आप सब लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के बारे में सुना होगा। तो ये बड़ी कंपनियां भी एग्रीकल्चर के फील्ड में अपने आप को साबित कर रही हैं। अब जो कुछ प्रोफाइल्स हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे हो गया जूनियर डेटा साइंटिस्ट जो कि कृषि के विभाग में काम करते हैं, जिनको 2 साल का अनुभव है। उनकी जो सैलरी, अनुमानित सैलरी है वो 10 से 18 लाख रुपए है। उसके साथ साथ हमारे पास एमएल इंजीनियर्स हैं जो कि 3 से 5 साल तक के एक्सपीरियंस के साथ अगर जाते हैं तो उनको 15 से 25 लाख रुपए मिलने की संभावना है। उसके साथ साथ अगर डेटा इंजीनियर्स हैं या एआई इंजीनियर्स हैं तो उनको 30 से 50 लाख मिल सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको इस फील्ड में अपने आप को कौशल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चीजें आवश्यक हैं? सबसे जो चीजें आवश्यक हैं वो है कृषि का ज्ञान। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में किन चीजों की कमी है, मिट्टी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसमें कौन से पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है जिनकी कमी को पूरा करना जरूरी होता है, किस समय पे सिंचाई करनी होती है, फसल चक्र क्या होता है। इन सारी ज्ञानों का आपको इन सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ तकनीक में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको कुछ लैंग्वेजेस पता होने चाहिए, जैसे पाइथन हो गया, जैसे आर हो गया, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग हो गई, आईओटी हो गया, टैबलू हो गया। ये सारी कुछ तकनीकी चीजें हैं जो आपको इसके साथ साथ पता होनी चाहिए। इन दोनों के नॉलेज के साथ अगर आपको इन दोनों चीजों की नॉलेज है तो उसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट और करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब कौन 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 से लोग हैं जो इन चीजों से अपने करियर और डेटा साइंस का यूज करके कृषि में और क्या कह सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इनसे लाभान्वित हो सकते हैं? पहला तो है किसान। किसान कैसे लाभान्वित हो सकता है? वो अपनी लागत को कम कर सकता है, जिससे उसकी उपज बेहतर हो सकती है, उसके साथ साथ उसकी कमाई भी दुगनी हो सकती है। दूसरा क्या है? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में जाना चाहेंगे उनको एक उच्चतम सैलरी मिल सकती है, उसके साथ साथ वो नवीन क्षेत्र में अपने आप को ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो कि हम लोग अपने कंट्री लेवल पे किस डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं या उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो है खाद्य सुरक्षा, ये सबसे बड़ी चीज है। उसके साथ साथ ग्रामीण शक्तिकरण भी हम कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा आज का सेशन था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को। सो रविंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू Thank you, सुचित्रा Suchitra, फॉर for दिस this नाइस nice सेशन। session. आपने आपने बहुत बहुत ही ही सरल सरल शब्दों में शब्दों में डेटा डेटा साइंस साइंस को को हम अपने हम अपने कृषि कृषि क्षेत्र में क्षेत्र में कैसे कैसे उपयोग में ला उपयोग में ला सकते हैं। सकते हैं। और और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जरूरी है ये है कि कि हम हम अपने अपने ऑडियंस को, ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को और और जो जो गैप गैप होता होता है है कि कि गांव का गांव का और और शहर का, शहर का, उस उस गैप को गैप को ख़त्म खत्म करने के करने लिए के लिए इस तरह इस तरह की की टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेस्ड बेस्ड वेबिनार वेबिनार और और ट्रेनिंग ट्रेनिंग हम हम प्रोवाइड प्रोवाइड करने के करने के लिए लिए कमिटेड हैं कमिटेड हैं और और कोशिश ये कोशिश कर ये रहे कर हैं रहे हैं कि कि हर हर क्षेत्र के क्षेत्र के लोग लोग हमारे हमारे पास पास आएँ, आए, चाहे वो चाहे वो टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी हो, से हो, चाहे चाहे इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग हो, से हो, आर्ट्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, फिनांस, फिनांस, किसी भी किसी भी क्षेत्र से। क्षेत्र से। क्योंकि क्योंकि
बाराबंकी लखनऊ के पास है। आज बाराबंकी बाराबंकी जिले के के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं हैं कि यहाँ कि पर यहाँ पर बिजनेस बिजनेस ग्रो ग्रो और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो। लेकिन अभी परंपरागत चीज़ें जो चल रही हैं तो तो उसको आगे आगे लाने लाने की की हम हम अपने अपने दोस्तों का दोस्तों का और और आप आप जैसे जैसे तकनीकी तकनीकी विशेषज्ञों का विशेषज्ञों का सहयोग ले सहयोग ले रहे हैं। रहे हैं। और और मैं मैं पुनः पुनः धन्यवाद धन्यवाद व्यक्त व्यक्त करूंगा करूंगा उन उन सभी सभी लोगों का जिन्होंने आज आज की की वेबिनार वेबिनार में में भाग भाग लिया। लिया। और और इससे इससे पता चलता है चलता है कि कि आप आप आने आने वाले टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी के लिए लिए और और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेस्ड बेस्ड जो जो समय समय है है उसके लिए उसके लिए तैयार हो तैयार रहे हो हैं। रहे हैं। याद याद करिए, करिए, मैं मैं आईटी में 98 से 98 से काम काम कर कर रहा रहा हूँ, हूँ सन सन 98 98 से। फ्लॉपी फ्लॉपी ड्राइव से ड्राइव से लेकर के लेकर के आज आज क्लाउड क्लाउड तक आप तक आप पहुंच पहुंच गए। गए। डेटा डेटा एमबी में एमबी था, में था, आज आज क्विंटिलियन क्विंटिलियन डेटा डेटा जनरेट हो जनरेट रहा हो है। रहा है। तो तो डेटा डेटा की की हैंडलिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत बहुत सारे सारे नौकरी के नौकरी के अवसर हैं। अवसर हैं। और और इसके लिए इसके लिए जरूरी नहीं जरूरी है नहीं कि है हर कि कोई हर कोई बीटेक करे बीटेक करे या या एमटेक एमटेक करे। करे। आप आप जनरल जनरल ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन है किया है आपने, आपने, आप आप पढ़ना शुरू पढ़ना शुरू करिए, करिए, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों बेस्ड को चीज़ों को समझना शुरू समझना शुरू करिए। करिए, बहुत सारी बहुत सारी जॉब्स जॉब्स मार्केट में मार्केट में अवेलेबल हैं। अवेलेबल हैं। और और मैं मैं इस चीज़ इस को चीज़ को कह कह सकता हूँ सकता हूँ कि कि हमारे हमारे बहुत बहुत सारे सारे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो जो खास खास करके करके बाराबंकी जिले बाराबंकी के जिले थे, के थे, उन्होंने उन्होंने बेसिक से बेसिक से स्टार्ट स्टार्ट किया किया और और आज के आज के टाइम टाइम में में अराउंड अराउंड 45 लाख 45 के लाख के एवरेज एवरेज पैकेज पे पैकेज काम पे कर काम रहे हैं। कर रहे हैं। तो तो ये ये एक एक अच्छी चीज़ अच्छी है। चीज़ है। दूसरा, दूसरा, जो जो गांव और गांव और देहात का देहात जो का जो गैप है, गैप है, गांव और चाहे देहात स्टूडेंट स्टूडेंट गैप है, चाहे हमारे हमारे गांव में पढ़ता गांव में हो, पढ़ता चाहे हो, शहर में शहर में पढ़ता हो, पढ़ता हो, किसी किसी कस्बे में कस्बे पढ़ में रहा हो, पढ़ रहा हूँ। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का का यूज यूज आज आज अगर आप अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा प्रयास प्रयास करेंगे करेंगे तो अपने तो अपने बच्चों, बच्चों, भाइयों, भाइयों, बहनों बहनों और और जो भी जो भी परिवार में परिवार में सदस्य सदस्य सीखना सीखना चाहते चाहते हैं हैं और और इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है बहुत कम बहुत कम पैसे में, पैसे में, मिनिमम मिनिमम प्राइस प्राइस में, में, बाराबंकी बाराबंकी डॉट डॉट ओआरजी इस जी चीज़ इस को चीज को कमिटेड है कमिटेड कि है आपको कि आपको प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा। करेगा। और और हमारी जो हमारी जो टीम है टीम है ये वर्ल्ड ये वाइड वर्ल्ड वाइड काम काम करती है। करती है। हम हम लोग, लोग ऐसा नहीं ऐसा है नहीं है कि कि बाराबंकी या बाराबंकी या लखनऊ, लखनऊ अक्रॉस अक्रॉस द द ग्लोब ग्लोब हमारे हमारे एसोसिएट्स हैं एसोसिएट्स हैं जो हमारे जो साथ हमारे साथ काम काम करते हैं। करते हैं। तो तो ज़रूरत है जरूरत है कि हम कि हम सभी सभी लोग लोग अपडेट अपडेट रहें। रहें। आने आने वाले वाले जो जो 2030 की 2030 की मार्केट है, मार्केट है, उसमें उसमें जो भी जो भी स्टूडेंट आज स्टूडेंट आज कक्षा 8 कक्षा में 8 पढ़ में रहा पढ़ है, रहा है, वो वो 12वीं जब 12वीं जब पास पास करेगा करेगा तो तो उसके उसके सामने सामने कैसा कैसा तकनीकी का तकनीकी का समय समय आएगा, आएगा। तो तो उसके लिए उसके लिए तैयार तैयार करना, करना, जॉब के जॉब लिए के लिए तैयार तैयार करना। करना। और और बहुत बहुत सारी सारी ऐसी ऐसी जॉब्स हैं जॉब्स हैं जिनको आज जिनको आज घर घर बैठे आप बैठे कर आप कर सकते हैं। सकते जैसे हैं। जैसे आपने आपने सुना सुना होगा होगा रिमोट रिमोट वर्क, वर्क, वर्क वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम। होम। तो तो ये ये अब अब बढ़ता ही बढ़ता ही जाएगा जाएगा क्योंकि क्योंकि ट्रैफिक बढ़ ट्रैफिक रहा बढ़ है, रहा है, ट्रैवल ट्रैवल करना, करना, चीज़ें चीजें मुश्किल हो रही, मुश्किल हो रही, पोल्यूशन बढ़ पोल्यूशन रहा बढ़ है। रहा है। तो लोग तो लोग कोशिश कोशिश करेंगे कि करेंगे वो कि वो अपनी अपनी इच्छा के इच्छा के अनुसार किसी अनुसार प्लेस पे प्लेस रह पे कर रहकर काम काम करें। करें। तो तो इन्हीं इन्हीं शब्दों के शब्दों के साथ साथ मैं मैं आज के आज के वेबिनार का वेबिनार का समापन समापन करूंगा करूंगा और और नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार जो वेबिनार है जो है हमारी हमारी सैटरडे को सैटरडे होगी। को होगी। और और मैं मैं एआई की एआई भी की वेबिनार वेबिनार स्टार्ट स्टार्ट करूंगा करूंगा जिसमें हम जिसमें हम लोग लोग अब प्रैक्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल में कुछ करके भी करके भी देखेंगे। देखेंगे। अभी अभी चूंकि ये चूंकि जो ये जो सीरीज है सीरीज डेटा है डेटा साइंस की, साइंस की, ये ये धीरे 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 बढ़ती चली बढ़ती चली जाएगी। जाएगी। अभी अभी थ्योरी मोड थ्योरी में मोड है, में इस पे इस आपको पे कुछ आपको चीजें कुछ चीजें करके भी करके भी दिखाई दिखाई जाएंगी जाएंगी। और और फर्दर फर्दर हमारे हमारे कोर्सेज की कोर्सेज की डिटेल आपको डिटेल पता आपको पता चलेगी चलेगी जिनसे आप जिनसे आप लाभान्वित हो लाभान्वित हो सकते हैं। सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी आप का सभी बहुत का बहुत 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 आभार। आभार। थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच फॉर ज्वाइनिंग अस ज्वाइनिंग अस फॉर द फॉर डे। द डे। We will We will meet in the meet in the next next webinar webinar very very soon. next Thank you. webinar very soon. Thank you so much. Thank you so much.